I hope you are enjoying your holidays at your place with joy and enthusiasm. So, student, this is the best time in which you can carry out your syllabus and do it well while enjoying your holidays. This chapter has been divided into 4 parts. In each lecture, we will study about this chapter. Now we will read about the first part of this chapter, and our chapter is our changing earth. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नाम से ही शो हो रहा है कि आवर चेंजिंग अर्थ यानी कि हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्टार्टिंग से जब से ये बनी है, जब से ये सूर्य से अलग हुई है, तब से ये एक जैसी नहीं रही है, बल्कि ये चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही, चेंजिंग। ठीक है, तो इसका जो बदलाव है वो रुका नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। इसलिए हम अपने इस चैप्टर का नाम रखते हैं आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब इसके अंदर जो इसका जो बदला हुआ रूप है वो सिर्फ इसके बाहर ही नहीं बदलता है, बल्कि इसके अंदर भी बदलते हैं। और इस बदलते हुए रूप के अंदर अनेक ऐसी चीज़ है जो अपनी प्रोसेस को करती हुई इसको एक नया रूप देती है। अब जब इसे एक नया रूप मिलता है तो इसके बदले में इसका जो पुराना रूप है वो बिगड़ जाता है। जैसे आप लोग अपनी एज को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जैसे बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो पहले जैसा नहीं रहता है, बल्कि धीरे धीरे उसके अंदर नए बदलाव ऐड होते रहते हैं और वो वाले बदलाव जो पहले थे आपके वो ख़त्म होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ भी ऐसी है जिसके अंदर बनने की भी और इसके बिगड़ने की दोनों ही प्रोसेस चलती है। और इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो अपने अपने कार्य करते हैं। Now you can see here the changing earth, like mountain, volcanoes, mushrooms, delta, sea arches and sand dunes। ये सारे क्या है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर और उसके नीचे बनने वाली अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अब हम जो देख रहे हैं कि जो माउंटेन्स बनते हैं, हमारे वोल्केनोज बनते हैं, मशरूम रॉक्स बनती हैं, तो इन सारी चीज़ों की बनने की जो प्रोसेस होती है वो सेम नहीं होती है, ये अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। किसी के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, लाइक एंडोजेनिक फोर्सेस, वो काम करते हैं। तो कोई प्रोसेस ऐसी होती है जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होती है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं। तो इन जो बदलते हुए जो स्वरूप है इनके अंदर 2 टाइप्स के फोर्सेस वर्क करते हैं, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। Now students, you can see here the change on the earth surface is due to 2 types of forces, endogenic यानी कि endogenous force, and the second one is exogenic यानी exogenous work। अब इसके अंदर पहला जो हमारा फोर्स है वो आता है एंडो। अब जैसे आप यहाँ नाम से ही देख रहे हैं, एंडो मतलब अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे जो फोर्सेस वर्क करते हैं वो कहलाते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और उसके बाद जो हमारे अर्थ के बाहर यानी कि अबव ऑफ द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो वर्क फोर्सेस करते हैं वो होते हैं हमारे एक्सोजेनिक या फिर एक्सोजीनियस वर्क। ठीक है, तो ये वाले हमारे होते हैं अंतर्जनित बल, और ये होते हैं बहिर्जनित यानी कि बाह्य जनित, जो बाहर उत्पन्न होते हैं वो फोर्सेज। अब जो हमारे
एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, इनके अंदर आते हैं हमारे अर्थक्वेक, हमारे वोल्केनोज, ठीक है। और जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे विंड, वाटर, आइस, एयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में काम करते हैं। Now students, we can study here the flow chart of this chapter. सबसे पहले हमारा आता है यहाँ अर्थ मूवमेंट, कि हमारी जो अर्थ जो मूवमेंट करती है वो किस तरीके से करती है। तो इसके अंदर दो फोर्सेस काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द सेकंड वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस, अब जो हमारे एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। पहला है हमारा सडन फोर्सेस, यानी कि अचानक से। अब हमारे जो अर्थ के नीचे जो फोर्सेस वर्क करते हैं वो भी दो तरीके से करते हैं, एक होता है अचानक से और एक होता है डियास्ट्रेफिक, यानी कि बड़ी ही जल्दी से, धीरे धीरे, ठीक है। जो हमारे सडन फोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं, अचानक, यानी कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है कब हो रहे हैं कब नहीं, ठीक है। और ये जो हमारे डियास्ट्रोफिक फोर्सेस है ये होते हैं हमारे धीरे धीरे जनरेट होने वाले फोर्सेस हैं। ओके, तो हम हमारे देखते हैं कि जो हमारे सडन फोर्सेस जो हैं उनके अंदर शामिल हैं हमारे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, और जो हमारे डियास्ट्रोफिक फोर्सेस हैं उनके अंदर शामिल है हमारे बिल्डिंग माउंटेन्स, कि हमारे जो माउंटेन्स जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। आज हमारे सामने जो इतने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं तो वो एकदम से तो नहीं बने हैं, तो कैसे बने, धीरे धीरे बने हैं, और वो आज भी बन रहे हैं। ये नहीं है कि आज हम इतने बड़े हिमालय पर्वत को देख रहे हैं तो वो अचानक से बन गया, नहीं, वो धीरे धीरे बना है और आज भी उसके बनने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। हर साल उसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी साइड में हमारे जो फोर्सेस आते हैं उनके अंदर शामिल है हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब हमारे जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो दो तरीके से बनता है, पहला इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब इरोजनल एंड डिपोजिशनल जो है उसके अंदर पहले क्या होगा, हमारे पास इरोजन होगा, इरोजन मतलब अपर्दन होगा, और दूसरा जो फोर्सेस है कि दूसरे तरीके से कैसे होता है, डिपॉजिट होना। जब कोई चीज़ है अगर वो इरोजन नहीं होगा उसका तो वो डिपॉजिट कैसे होगी, जैसे नदी है, हवा है, आइस है, स्लाइड्स है, तो वो अपने साथ जो मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स ऑफ रॉक्स होते हैं, उनको अपने साथ क्या करती है, बहा ले जाती है। और वो तब तक उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है जब तक उसके अंदर उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी जो स्पीड होती है, जैसे नदी है या आइसलाइड्स है या फिर विंड है, तो उसकी जब स्पीड ज़्यादा होगी तो वो अपने साथ सॉफ्ट मटेरियल जिनको वो आसानी से कैरी कर सकती है उसको अपने साथ कैरी करके ले जाती है, और लास्ट में उसको ऐसे प्लेस पर जाकर डिपॉजिट कर देती है जहाँ पर वो उसको संभाल नहीं पाती है, इस कारण से वो उसको वहाँ ले जाकर डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो टू तरीके से काम करता है। फर्स्ट वन इज़ इरोजनल एंड द सेकंड वन इज़ डिपोजिशनल। अब जो हमारे यहाँ इरोजन का और डिपोजिशन का जो ये वर्क होता है वो कौन कौन चीज़ करती हैं, तो उनके एग्जाम्पल है यहाँ पर रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। रिवर के द्वारा, रिवर अपने साथ जैसे पानी बहकर जा रहा है तो रिवर का जो पानी है वो अपने साथ जो सॉफ्ट रॉक्स आएगी उसके रास्ते के अंदर तो वो उसको अपने साथ काटती हुई लेकर जाएगी। ऐसे ही विंड है, जब तेज़ गति से फुल स्पीड से जब विंड चलेगी तो वो भी अपने साथ क्या करेगी, सॉफ्ट रॉक्सेस है, सॉफ्ट सैंड है, उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। ऐसे ही सी वेव्स है, समुद्रों के अंदर जब वेव्स चलती है तो वो अपने साथ क्या करती है, जब वेव्स आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को अपने साथ लेकर आती है, और जैसे ही वो वापस जाती है तो कुछ मटेरियल को वापस ले जाती है।
ठीक है। तो ऐसे ही ग्लेशियर्स हैं, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आइस स्लाइड्स चलती हैं, तो वो अपने साथ क्या करती हैं, रॉक्स को तोड़ती हुई लाती है। अब ये सारी चीज़, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, जब इन चीज़ों को अपने साथ लेकर जा रही हैं तो उसको ऐसे प्लेस पर जाकर डिपॉजिट करती हैं जहाँ पर इनकी स्पीड, इनकी मूवमेंट डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, इस कारण वहाँ ले जाकर ये उनको डिपॉजिट कर देती है। ठीक है। Okay students, now in this video we will discuss on endogenic forces, and in next video we will discuss on exogenic forces. Now the endogenic forces features, it refers to the forces that occur beneath the surface of the earth. जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जैसे ये नाम ही यहाँ पर शो हो रहा है कि ये क्या है, एक्सोजेनिक, नॉट एंडोजेनिक फोर्सेस है। ठीक है। तो यहाँ जब ये एंडोजेनिक फोर्सेस है तो इसके अंदर जो फोर्स जो होंगे वो बीनीथ द अर्थ, बीनीथ द अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो बल यहाँ कार्य करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो हमारे सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे वर्क करते हैं। अब ये वर्क कहाँ से शुरू होता है, हमने कहा कि अर्थ के सरफेस के नीचे से स्टार्ट होता है, लेकिन होता कहाँ से है। ठीक है। सो डीप इनसाइड द अर्थ कोर हीट इज जनरेटेड। हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो कोर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारी क्या है, हमारी एक तो इंटरनल कोर है और एक हमारी क्या है, एक्सटर्नल कोर है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है। तो हमारी जो इनर कोर है उसके डीप इनसाइड में हीट जनरेट होती है। अब वो हीट क्या होगी, ट्रांसफर्ड होगी अपवर्ड टू द मेंटल, मेंटल की ओर वो धीरे धीरे ट्रांसफर्ड होने लगती है, एंड कोजिंग इट टू स्लोली सर्कुलेट, और फिर ये धीरे धीरे this movement of the lava applies force on the lithospheric plates above. These plates keep shifting and sliding at a very slow speed of a few millimeters in a year in different direction. The movement of these plates is called tectonic activity or plate tectonics. अब जो हमारी जो अर्थ के कोर की जो हीट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्कुलेट होती हुई मेंटल की ओर जब वो ट्रांसफर्ड होती है, तब उसके कारण जो लावा जो है, लावा वो क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है लिथोस्फियर पर, हमारी जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है उसकी ओर लावा धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके कारण दीज प्लेट्स कीप शिफ्टिंग, और इनके कारण जो ये हमारी जो प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, एंड स्लाइडिंग, और क्या करती है, स्लाइड हो जाती है, एक दूसरे पर खिसकनी शुरू हो जाती है, और वो वेरी स्लो स्पीड पर, एक इन अ फ्यू मिलीमीटर इन अ ईयर, और वो एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही क्या होती है, शिफ्टिंग और स्लाइडिंग होनी शुरू हो जाती है। उसकी जो स्पीड होती है इस चीज़ को बनने की वो बहुत धीरे 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 होती है, और सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में नहीं बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, और यही मूवमेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर प्लेट टेक्टोनिक कहलाती है। हमारी जो अर्थ है
वो 7 प्लेट्स के अंदर डिवाइड है। 7 प्लेटें जैसे हमारे हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और यही 7 कॉन्टिनेंट्स मिलकर क्या करते हैं, 7 प्लेट्स को बनाते हैं। अब इन 7 जब ये हमारे जो ये 7 कॉन्टिनेंट बने हैं, तो इन कॉन्टिनेंट को बनने की जो प्रोसेस है वही क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। इनके नीचे की जो लावा की मूवमेंट है उनके कारण ये बनती है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो स्टार्टिंग में पेंजिया थी। पेंजिया मतलब जो आज हम ये अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं वो सारे जुड़े हुए थे, वो अलग अलग नहीं थे। सारे के सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए थे, लेकिन इन्हीं पेंजिया के नीचे जो फोर्सेस जो थे अंदर की, जो एंडोजेनिक फोर्सेस जो थे वो धीरे 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 वर्क करने लगे, और वर्क करने लगे तो इसके अंदर से धीरे धीरे हीट जनरेट हुई। वो हीट मेंटल की ओर बढ़ी, फिर मेंटल से उसने धीरे धीरे हमारी जो लिथोस्फीयर है वहाँ पर अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया, अपना फोर्स देना शुरू कर दिया। तो इसके फोर्स के कारण ये जो प्लेट्स थी, ये जो हमारा पेंजिया जो था वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और स्लाइड होने लगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से पुश करेंगे, उसको धक्का लगाएंगे तो ऊपर तो उसका असर हो गई, तो फिर उसके कारण हमारे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे से चेंज होने लगे। और ये प्रोसेस इतनी धीरे है कि वर्ष में सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही ये खिसकती है, कुछ मिलीमीटर ही ये बनती है, और इनके बनने की जो प्रोसेस है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में न होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। और यही जो वर्क जो चलता है, ये मूवमेंट जो चलती है प्लेट्स की, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानी जाती है। ओके, अब जब हम पढ़ रहे हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस, तो एंडोजेनिक फोर्सेस में हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में। हमारा जो अर्थक्वेक है वो हमारी अर्थ के इनर में काम करता है, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये क्या है, हमारे सडन फोर्सेस है। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक जब आता है तो वो एकदम से आ जाता है, लेकिन जब ये हमारे सामने अर्थक्वेक हमारे सामने आया, वो हमारे सामने तो सडन हुआ, लेकिन धीरे 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 अर्थ के इंटीरियर में ये प्रोसेस लॉन्ग ईयर तक चल रही थी, तब जाकर उसका हमारे पास वो इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, एन अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रेमर और मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच ओरिजिनेट्स नेचुरली एट और बिलो द सरफेस। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन फोर्सेस होते हैं या सडन मूवमेंट होती है हमारी अर्थ के क्रस्ट पर, जिसके का जो कि नेचुरली ओरिजिनेट्स होते हैं हमारी अर्थ पर या फिर हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे। अब हम देखते हैं कि जब हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, जब ये हमारी सडन मूवमेंट होती है, नेचुरली मूवमेंट होती है और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, तो इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये होती है। नाउ डिस्कस ऑन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी हमने जो पढ़ा, प्लेट्स की शिफ्टिंग और स्लाइडिंग की जो प्रोसेस है, जो हमारी पेंजिया है, हमारी 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है जिनको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट धीरे 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 सडन मूवमेंट करते हैं, तो ये ही क्या है, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हमारी जो सडन मूवमेंट होती है उनके कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थ सरफेस इज सब्जेक्टेड टू एंडोजेनिक फोर्सेस occurring from beneath the earth's surface. This force makes the plates move at a very slow speed.
However, a sudden movement of tectonic plates triggers an earthquake. Seismometer और seismograph records अर्थ मोमेंट। अब हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है इसके ऊपर एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क कर रहा है। तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ वर्क करता है? बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे से, जो अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे से स्टार्ट होता है और वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी कारण से ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती है वेरी स्लो स्पीड में। जो भी हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं स्लो स्पीड में, तो उनके कारण हमारी अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये अर्थक्वेक्स आते हैं तो इनके आने की जो मूवमेंट होती है वो होती है सडन मूवमेंट। ठीक है, सडन मूवमेंट में ये आते हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही हमारे अर्थक्वेक का कारण बन जाती है, उनका एक ट्रिगर बन जाती है, एक ट्रिगर के रूप में ये कार्य करती है। अब हमारी जो अर्थ है उसमें जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो उस अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीस्मोमीटर या फिर सीस्मोग्राफ को। सीस्मोग्राफ के द्वारा हम अपनी अर्थ पर आने वाली जो अर्थक्वेक की जो मेज़रमेंट है हम इसके द्वारा करते हैं, उसको रीड करते हैं। अब इसके अंदर हम दो चीज़ नापते हैं, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी जो होती है वो उसके अंदर हम इसकी स्पीड नापते हैं कि किस स्पीड से ये आया था। ठीक है, तो इसकी स्पीड को देखने के लिए हम सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं और दूसरी ओर जब हम इसकी मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि कितनी मात्रा में आया था, इसकी मात्रा कितनी है, तो हम उसको रीड करते हैं रिक्टर स्केल पर। Now students, we will study here earthquake about focus and epicenter। अब हमारा जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फोकस एंड द सेकंड पॉइंट इज़ एपिसेंटर। फोकस होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है और एपिसेंटर होता है फोकस के जस्ट अबव, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक जनरेट हुआ था तो उसी के सीध में ऊपर जाते हुए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको अभी यहाँ दिखाते हैं। अब देखिए आप, जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो जैसे ये हमारे अर्थ के इनर पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है तो ये तो होता है उसका फोकस। ठीक है, और इस फोकस से यहाँ से जो सीस्मिक वेव्स जो है वो निकलने स्टार्ट होते हैं, मतलब सब स्टार्ट होने का पॉइंट ये होता है। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं, ये जो है हमारा ये अर्थ का सरफेस है जिस पर हम रहते हैं। तो जहाँ से अर्थ के इंटीरियर पार्ट से यहाँ से ये फोर्सेस जनरेट हुआ और बिल्कुल अपनी डेफिनेट डायरेक्शन में ये आती है और अपनी यहाँ डेफिनेट डायरेक्शन में आकर ये यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जब एपिसेंटर पर जब ये पहुँचती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ होता है जहाँ पर ये जनरेट होता है, निकलता है जहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अन्य जगह पर, जैसे आपने कभी भी पानी के अंदर कंकड़ मारी हो, तो जब आप पानी में कंकड़ मारते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पॉइंट पर कंकड़ लगाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब आपकी कंकड़ लगती है
तो उसके कारण जो पानी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जब आप पानी में पत्थर डालते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर। तो ये ही जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। और इसी एपिसेंटर से ये जो सिस्मिक वेव्स होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। और ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में जब सिस्मिक वेव जाती है तो यहाँ पर इनका असर देखने को थोड़ा कम मिलता है, जबकि एपिसेंटर में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जो हमारी प्लेट मूवमेंट करती है, हमने कहा ना कि प्लेट मूवमेंट करती है, तो ये प्लेट्स मूवमेंट किस तरीके से करती है, 3 प्रोसेस में करती है। पहला होता है डाइवर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट और तीसरा ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट क्या होता है कि मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों में आपस में पास में आने की बजाय दोनों एक दूसरे से दूर जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये वाली प्लेट इधर मूवमेंट करती है तो ये वाली प्लेट इधर मूवमेंट करती है। तो इसके कारण से इन दोनों के बीच में डाइवर्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स उत्पन्न होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, यानी कि विभाजक। क्या बोलते हैं इसको, विभाजक। ये उन चीज़ों को बांटती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्सेस इसके अंदर उत्पन्न होता है वो होता है कन्वर्जेंट का। अब ये कन्वर्जेंट जो होती है वो किस तरीके से आती है कि ये प्लेट और ये प्लेट अब दूर जाने की बजाय एक दूसरे के पास आएगी। एक दूसरे के पास आएगी तो एक इसके नीचे खिसक जाएगी तो दूसरी जो है वो इसके नीचे, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ जाती है। तो ये वाली जो फोर्सेस है ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये ना तो एक दूसरे के विरोध में आ रही है, ना ही एक दूसरे के पास में आ रही है, बल्कि एक नीचे की ओर वर्क करती है तो दूसरी जो है वो ऊपर की ओर वर्क करती है। तो ना अब ये एक दूसरे के साइड, ना तो ये हॉरिजॉन्टली आती है और ना ही ये एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, बल्कि ये अब वर्टिकली मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी वेव्स होती है ये अलग अलग वेव्स के रूप में कार्य करती है। कोई इसमें पी वेव्स होती है, कोई इसमें एल वेव्स होती है, तो कोई इसमें एस वेव्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ओके, कि जो प्राइमरी वेव्स होती है वो है हमारी पी वेव्स, और हमारी जो एल वेव्स होती हैं और दूसरी होती है हमारी एस वेव्स होती है। तो एल जो होती है वो हमारी लोअर वेव्स होती है, एस वेव्स होती है वो हमारी निरंतर रूप से चल रही वाली वेव्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, you have seen the focus and the epicenter of the earthquake. We also known focus as a hypocenter. It is the point of origin of the earthquake. Sudden movement occur deep below the crust or mantle, causing tectonic plates to move vigorously. Concentric shock waves generated from this point. ये जो फोकस जो होता है वो हमारे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहाँ पर हमारी अर्थक्वेक जो है वो उत्पन्न होता है। और ये अर्थक्वेक आने की जो मूवमेंट होती है वो सडन मूवमेंट कहलाती है। और ये सडन मूवमेंट होती है कहाँ से, हमारे अर्थ के डीप पार्ट से क्रस्ट और मेंटल की ओर। और किसके कारण, टेक्टोनिक ऑफ प्लेट्स। हमने अभी आपको दिखाया कि जो हमारी प्लेट्स जो है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है। वो प्लेट की जो मूवमेंट की जो प्रोसेस है वो ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। तो वो कोजिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हमारी अर्थ के इनसाइड, डीप इनसाइड का जो मटेरियल है, जो मैग्मा है,
वो हमारे क्रस्ट और मेंटल की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके कारण हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो मेंटल है, इसके ऊपर कंसंट्रिक शॉक आते हैं, झटके आने शुरू हो जाते हैं। और वो झटके जो होते हैं वो वेव्स के रूप में आते हैं, तरंगों के रूप में आते हैं। कहाँ से? हमारी फोकस से हमारे एपिसेंटर की ओर। ठीक है, फोकस मतलब द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? एपिसेंटर, यानी कि द इफेक्टेड पार्ट ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे अर्थक्वेक का। नाउ एपिसेंटर, it is the point on the earth's surface which is directly above the focus. It is most commonly used to describe the point of concentration of an earthquake. जो हमारा एपिसेंटर जो होता है वो डायरेक्टली अबव होता है हमारे फोकस के ऊपर। फोकस के जस्ट ऊपर जो वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। और इसी पॉइंट पर जब अर्थक्वेक आता है तो हम उसे कॉमनली यूज्ड करते हैं। सामान्य रूप से इसी पॉइंट को हम ध्यान में रख के कि जो अर्थक्वेक का जो मेज़रमेंट जो किया जाता है वो इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। The strength and the magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake whose measurement is above 7 on the Richter scale can cause major damage. Earthquakes are now measured using the moment magnitude scale or simply magnitude scale. This measures the size of the seismic waves during the earthquake. अब हमारी जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ कि कितनी स्ट्रेंथ में आया है, कितनी ताकत के साथ आया और कितनी मात्रा में आया है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्टर स्केल को। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी ये जो वेव्स आती हैं कि ये किस तरीके से आई हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं किसके लिए? सीस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, अब हमारी जब हम रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक को मेज़रमेंट करते हैं तो अगर अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर 7 से अबव जा रहा है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। हमारे रिक्टर स्केल पर ये जो कैटेगरी होती है नापने की, मेज़रमेंट करने की, अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड करने की, तो वो होती है 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 होती है। लेकिन जब हम जो हमारा अर्थक्वेक है उसको जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो अगर वो 0 से लेकर 5 तक भी है या वो 4.9 तक जो है अगर आया है तो इससे डैमेज जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम 4.9 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 5 से लेकर और 9 तक जब हम आते हैं तो इसके कारण इसका जो प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर हमने 5 से और 9 तक आगे हम देखते हैं तो धीरे धीरे इसके डैमेज ज़्यादा होने लग जाते हैं कि इसके जितने भी डैमेज होंगे वो इसकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस रिक्टर स्केल पर इसकी मेज़रमेंट कितनी गई थी, कितनी मैग्नीट्यूड के साथ ये आया था। तो अर्थक्वेक को मेज़रमेंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड स्केल का। और यही मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो क्या करती है? सीस्मिक वेव्स को मेज़र करती है, उसके साइज़ को मेज़र करती हैं। कब? अर्थक्वेक के ड्यूरिंग, कि कितनी मात्रा में सीस्मिक वेव्स यहाँ पर आई थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सुनामी। अब ये सुनामी भी क्या है? ये हमारे समुद्रों में, हमारे महासागरों में आने वाला अर्थक्वेक होता है।
वो हमारे कॉन्टिनेंट पर आने वाले अर्थक्वेक हैं, तो ये हमारे कहाँ आता है, महासागरों या सागरों में आता है। व्हेन द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज इन सी बेड इट कॉज ह्यूज टाइडल वेव्स विच कुड हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन सी शोर, सच फिनोमिना इज नॉन एज सुनामी। अब जब एपिसेंटर का जो पॉइंट है अगर वो हमारी सी बेड पर बनता है, अब वो हमारे कॉन्टिनेंटल सरफेस पर नहीं बनकर हमारे सी बेड पर बन रहा है, समुद्री स्थान पर बन रहा है अर्थक्वेक का एपिसेंटर, तो उसके कारण बहुत सारी टाइडल वेव्स जो है, ज्वारीय वेव्स जो हैं वो उत्पन्न होती है और उसके कारण सी शोर्स पर, हमारे जो समुद्र के जो किनारे हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव भी कैसा होता है, बैड प्रभाव पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यही बैड इम्पैक्ट जो है वो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। समुद्र का जो तूफान आता है वो सुनामी कहलाता है। और ये सुनामी कब आएगा, जब एपिसेंटर सी बेड पर आता है, उसके कारण ह्यूज टाइडल वेव्स जो होती है वो जनरेट होती हैं। ह्यूज टाइडल वेव्स जनरेट होने के कारण वो इफेक्ट डालती है अपना सी शोर्स पर, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा सुनामी कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वोल्केनो। ये भी क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स पर होते हैं। A volcano is an opening or rupture in a planet's surface which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. ठीक है, volcanoes are most commonly found along plate boundaries. अब ज़्यादातर जो हमारे वोल्केनोज जो आते हैं वो हमारी प्लेट्स की बाउंड्रीज पर आता है। ठीक है, अब वोल्केनो क्या होते हैं, एक ऐसी ट्यूब होता है, एक ऐसी ट्यूबुलर फीचर होती है जिसके अंदर ट्यूब के माध्यम से, यानी कि उसकी ओपनिंग फिगर के माध्यम से वो हमारे अर्थ के सरफेस पर आता है और अपने साथ हॉट और मोल्टन रॉक मटेरियल लाइक ऐश, गैसेस आते हैं और वो फिशर्स के द्वारा, नलियों के द्वारा हमारे अर्थ के सरफेस पर एस्केप हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, हमारे फैल जाते हैं। जो हॉट मोल्टन गैसेस आती है, रॉक मटेरियल आता है, ऐश आता है, ऐसा होता है राख। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पर आकर जमा हो जाता है और यही क्या करता है, हमारे कहाँ से जनरेट हुआ है ये, इनसाइड द अर्थ। तो वर्क क्या किया है यहाँ पर, एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब ये वोल्केनो आने के बाद जो लावा हमारे अर्थ के सरफेस पर जमा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद क्या करता है, अपनी डिफरेंट पोजीशंस को कवर करते हुए यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किसके द्वारा होंगे, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ के सरफेस पर जो ये चेंजमेंट आते हैं उनके कारण क्या होता है। अब हमारे जो अर्थ पर जो ये माउंटेन्स बनते हैं, हम इनके बारे में देखते हैं कि ये माउंटेन्स में क्या चेंजमेंट आता है, कैसे होते हैं। माउंटेन रेंज एंड ट्रेंचेस। अब सबसे पहले वर्ड आता है हमारे पास रेंजेस। रेंजेस क्या होते हैं, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स वाज कॉल्ड रेंजेस। ठीक है, तो इनके कारण, और दूसरा क्या होता है, ट्रेंस, बल पड़ जाना इनके अंदर। Slow movement of lithospheric plates causes change on the Earth's surface. Collision of plates creates mountain systems of Earth like the Himalayas and huge trenches on the ocean floor. अब जब हमारी अर्थ के नीचे मूवमेंट होने लगती है, उस मूवमेंट के कारण धीरे धीरे चेंजमेंट आता है हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट पर,
तो उनके कारण हमारे अर्थ का सरफेस चेंज होने लगता है। अब हमारा अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है तो उनके कारण जब ये प्लेट्स कोलिजन करेगी, एक दूसरे के पास में सरकेगी, खिसकेगी, तो उसका जो मटेरियल होगा, जो बीच वाला मटेरियल होगा, वो क्या होगा, ऊपर उभर जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। और यही ऊपर खिसकने वाला जो सिस्टम जो है, उसी के कारण ही माउंटेन क्रिएट्स होते हैं, लाइक द ह्यूज हिमालयाज एंड इट्स ट्रेंचेस, और इसकी ऊंची ऊंची श्रेणियाँ जो कि हमारे किस पर आती है, हमारी ओशियन फ्लोर्स पर आते हैं। जो हमारा इतना बड़ा हिमालयाज है और बड़ी बड़ी ट्रेंचेस है जो कि हमारे समुद्री तल पर विकसित होती है, तो वो किसके कारण पैदा होती है, वो इन्हीं स्लो मूवमेंट के कारण और इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के चेंजमेंट के कारण, उनकी मूवमेंट के कारण वो पैदा होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे माउंटेन्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अभी हमने देखा ना ह्यूज माउंटेन बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। अब देखो ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये भी हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों की दोनों जो वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के साइड खिसक रही है। आपने देखा कि ये वाली जो प्लेट्स है वो भी इधर खिसकती है और ये भी इधर खिसकती है, तो ये क्या कहलाएंगी, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साइड कन्वर्ज होती है, खिसकती है, तो ये बीच की जो स्पेस जो होता है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर आप बुक खोली हुई है और आपने बुक को एक दोनों साइड से हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर, उनके पेजेस पर, और आप धीरे धीरे उनके दोनों साइड से पेजों को ऊपर की ओर खिसकाते हो, तो क्या होता है, उससे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर पैदा होने लगता है। कि जैसे यहाँ से आपने पेज को खिसकाया इधर से दूसरे हाथ से, तो यहाँ का जो बीच का जो पेज होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर उभर जाता है, उसका कोलिजन हो जाता है। तो इस कारण से ही वो क्या होता है, माउंटेन का फीचर ले लेता है, माउंटेन का रूप ले लेता है। तो ये माउंटेन इसी तरीके से बनते हैं। अब ये माउंटेन्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कोई ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो कोई हमारे अन्य टाइप के, जैसे हमारे ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो ये सब बनने, इनकी सब की बनने की जो प्रोसेस होती है, इनकी जो फीचर होती है, वो सब अलग अलग होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन मोर अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।